बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की वीडियो में आज की जो वीडियो है वो है कि आइल्स की तैयारी कैसे की जाए और चारों स्किल्स यानी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग किस अंदाज में की जाए, इनकी प्रैक्टिस कैसे की जाए और इनके अंदर प्रोफिशेंसी कैसे हासिल की जाए। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, मैं चाहूँगा कि आप में से अगर किसी ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल्स में से सबसे ऊपर वाली बेल पे क्लिक करें ताकि हमारी तरफ से आने वाला हर नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सके। तो मोहतरम सामीन, आइल्स की जो है वो तैयारी कैसे की जाए, इसके अंदर 4 स्किल्स होती हैं, 4 स्किल्स हैं। सबसे पहले है लिसनिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग और स्पीकिंग। ये 4 स्किल्स हैं। सबसे पहले मैं लिसनिंग के बारे में बात करना चाहूँगा कि लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए मुख्तलिफ वेज हैं, डिफरेंट वेज हैं। जो मुझे समझ आई मैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपके गोश गुजार करूँगा। लिसनिंग जो है उसको हम जितना ज़्यादा सुनेंगे, फॉरेन एक्सेंट यानी उनके इंग्लिश जो लोग हैं उनके एक्सेंट के अंदर सुनेंगे, वो उनके लिहाज से नेटिव होगा। उस लिहाज से अगर हम उस एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे तो एक हमें हैबिट जो है वो बन जाएगी। स्टार्ट में ऐसा ज़रूर होता है कि जब हम लिसनिंग करते हैं तो हमें बमुश्किल ही कोई समझ आती है, अदरवाइज हमारे सर के ऊपर से जो है वो सारी गुफ्तगू कन्वर्सेशन जो है वो गुजर जाती है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर ये कंटिन्यू हम रखते हैं और इसको एक आदत के लेवल पे, हैबिट के लेवल पे ले जाते हैं तो फिर एक वक्त आता है कि हमें कोई भी इंग्लिश स्पीकर जब वो स्पीकिंग करता है, बोलता है और हम लिसनिंग करते हैं तो हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होने लगती है। लेकिन इसके लिए हमें जो है वो कंसिस्टेंसी चाहिए, इस्तिकामत चाहिए। और इस्तिकामत के बारे में कहा जाता है कि अल इस्तिकामत तो फौकल करामा, कि इस्तिकामत जो है वो करामत से भी बढ़ के है। तो अगर हम इस्तिकामत के साथ, दिलजमी के साथ और घबराए बगैर हम इस प्रैक्टिस को जारी रखेंगे तो वो वक्त जल्द आएगा जब हम प्रोफिशेंट हो जाएंगे लिसनिंग के अंदर। लिसनिंग जब हम करेंगे तो लिसनिंग का असल मकसद क्या है, लिसनिंग स्किल किसे कहेंगे? स्किल जो है वो हमेशा बाय प्रैक्टिस आती है। जैसे कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और द मोर यू रिहार्स द मोर यू बिकम। जितनी रिहर्सल की जाए उतनी बंदा जो है वो बनता जाता है। तो लिसनिंग के अंदर हम क्या करेंगे? लिसनिंग करेंगे। लिसनिंग जो एग्जाम के अंदर टेस्ट के अंदर आएगी वो ऑडियो आएगी और ऑडियो हम एक ही दफा जो है हमें सुनाई जाएगी। उसके बाद हमारे पास आंसर शीट होगी, जो डिस्कशन कन्वर्सेशन उस लिसनिंग के अंदर हुई है, रिकॉर्डिंग के अंदर हुई है, उसमें से ही क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर हमने देने होंगे। इस स्किल के अंदर, इस स्किल को हासिल करने के लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगी। एक छोटा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर जो है वो हम मैक्सिमम जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग को सुने, हम लिसनिंग करें। चाहे वो वीडियोस की सूरत में है, अच्छी अच्छी वीडियोस देखें। और मैं अपने जैसे स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करता होता हूं कि इनिशियल स्टेज पे इंग्लिश कार्टून्स जो हैं वो देखे जाएं, क्योंकि इंग्लिश कार्टून्स के अंदर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के जो है वो इंग्लिश बोली जाती है। उसमें फिर वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस बंदा जो है उसकी वोकैबुलरी के अंदर इजाफा होता जाता है। वो बोलने में भी, लिखने में भी, सुनने में भी फिर अंडरस्टैंडेबल हो जाती है। लैंग्वेज हमारी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। तो उससे आगे हम जो है वो रिकॉर्डिंग्स जो है वो एक इनिशियल स्टेज पे हम इंग्लिश मूवीज भी देख सकते हैं, क्योंकि मूवीज के अंदर एडवांटेज ये होगा कि सिचुएशन होगी, सिचुएशन के साथ जो है वो स्पीकिंग वो कर रहे होंगे तो वो जेस्चर से बंदा बहुत कुछ जो है वो बड़ी जल्दी अंडरस्टैंड कर जाता है। और लास्ट जो स्टेज है, जो सबसे बेस्ट है, जिसमें बंदे की प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है, वो है ऑडियो रिकॉर्डिंग। फिर मैक्सिमम ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो सुनी जाए। आपको समझ नहीं आ रही, आप फिर भी सुने।
आपको दूसरी बार समझ नहीं आई, उसको फिर भी सुने, तीसरी बार समझ नहीं आई, फिर भी सुने, इतना सुने कि आपको वो जो इंग्लिश एक्सेंट है वो समझ आना स्टार्ट हो जाए और जो कुछ कहा जा रहा है वो आपको समझ आ जाए। तो अगली जो स्किल है वो है रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल में क्या चाहिए होता है, जो रिक्वायरमेंट है एक्चुअली ये है कि हम किसी भी चीज को, किसी स्टोरी को, किसी पोएम को, किसी ड्रामे को, किसी नॉवेल को, किसी प्रोज, पीस ऑफ प्रोज को, वट एवर इट इज, जिसको भी हम पढ़ें, हम रीड आउट करें, रीड आउट करते ही उसका जो मेन क्रक्स है, मेन पॉइंट्स, उसका मेन सब्जेक्ट, मेन थीम जो है वो हमारे माइंड के अंदर आ जाए। इसको हासिल करने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा, हमें एक तरीके से जो है वो एफर्ट करना पड़ेगी। हमारे एग्जाम के अंदर जो टेस्ट के अंदर आएगा वो तो पैसेज आएगा, पैसेज जो है वो आपने रीड आउट करना है, उसका टाइम होता है, उसके बाद आंसर शीट आपको दी जाती है, उसमें एमसीक्यूज टाइप और इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को जो है आपने आंसर करना होता है। रीडिंग स्किल बढ़ाने के लिए जो एक और टेस्ट को, तो फिर अगर स्मार्टनेस और ज्यादा हम शो करें तो उसमें यह किया जा सकता है कि जब हम टेस्ट के अंदर बैठे हों तो उस टेस्ट के अंदर सबसे पहले हम आंसर क्वेश्चन जो है उनको रीड आउट कर लें, उसके बाद हम पैसेज को पढ़ें, फिर पैसेज में हम जैसे ही सेंटेंस टू सेंटेंस, पैराग्राफ टू पैराग्राफ आएंगे तो फिर हमें समझ आती जाएगी कि जहां भी कोई चीज वो आएगी जो हमने क्वेश्चन के अंदर पढ़ी थी तो हमारा माइंड ब्लिंक करने लग जाएगा कि ये चीज जो है वो वहां पे पूछी गई है, वहां से उठा के बंदा आंसर कर सकता है। तो इसको इस अंदाज में किया जा सकता है। लेकिन जब आप करेंगे प्रैक्टिस तो फिर जो है, जो मेरा सजेस्टेड जो वे है उसके मुताबिक ये होगा कि आप सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग दे उस पैसेज को। पैसेज चूंकि जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ्स है, इसके अंदर 8, 9, 10 पैराग्राफ्स होंगे, एक पैसेज होगा। उस पैसेज को आप फर्स्ट रीडिंग दें, उसमें आप उसका थीम समझे या उसका सब्जेक्ट समझे। आप उस सब्जेक्ट से आपको समझ आएगी कि आया कि ये हेल्थ के बारे में है या साइंस के बारे में है या इकोनॉमिक्स के बारे में है या सोशल इवल के बारे में है, वट एवर इट इज, ये आपको समझ आ जाएगी कि इसका सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद सेकंड रीडिंग उसको दें। सेकंड रीडिंग के अंदर जितने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, आपके लिए डिफिकल्ट वर्ड वो है जिसका आपको मीनिंग नहीं आता, वो चाहे 400 500 बनते हैं, उनको जल्दी से आप जो है वो अंडरलाइन करें। उनमें से कोई से 20 जो है वो उठा के उनका डिक्शनरी के अंदर या गूगल सर्च करके उनकी सेंस क्लियर करें। सेंस क्लियर करने के बाद उन 20 वर्ड्स के जो है वो आप सेंटेंसेस के अंदर उनको यूज करें। ये वोकैबुलरी बढ़ाने का बेहतरीन तरीकाकार है कि क्योंकि जब वर्ड बाय वर्ड मीनिंग याद किए जाते हैं तो एक वर्ड की तो कई लेयर्स होती हैं, एक वर्ड तो एक से ज्यादा सिचुएशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे जो कहा जाता है, क्रिटिक ने एक ने कहा था कि मीनिंग्स कैन नेवर बी फिक्स्ड, मीनिंग तो एक वर्ड के लिए फिक्स किया ही नहीं जा सकता। तो ये सेंस उसकी समझना, जो सेंस उसमें दिया फिलहाल वो आप अंडरस्टैंड करें। आपने गूगल में मीनिंग देखा, आपने डिक्शनरी में मीनिंग देखा, उसके बाद उसकी सेंस क्लियर की। सेंस क्लियर करने के बाद आपने उसको अपने सेंटेंस के अंदर अपने जो है वो अपने लैंग्वेज में आप सिंपल से सेंटेंस के अंदर यूज कर दें। आप इस तरह डेली बेसिस पे कितने सेंटेंसेस सीख रहे हैं, कितने वर्ड्स जो है उनकी सेंस आपके माइंड में आ रही है? 20 वर्ड्स की। अब इस 20 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें, यानी डेली बेसिस पे न्यू वर्ड्स आप लेंगे, 20 लेंगे, तो ये जो है वो आप देखें कितनी तादाद बन जाएगी। और उसके बाद आप पूरे महीने के काउंट कर लें, 20 को 30 से आप मल्टीप्लाई कर लें तो आप देखें कितने, ये 500 से भी तजावुज कर जाती है वोकैबुलरी। जिस बंदे के पास उसकी मेमोरी में, एक्टिव मेमोरी के अंदर 500 डिफरेंट वर्ड्स हो ना,
वो एक बहुत बड़ी जो है वो वोकैबुलरी वो माइंड में रखता है, और वो कहीं भी जो है वो नाकाम नहीं हो सकता, चाहे उसने बोलना है, चाहे उसने लिखना है, जो भी उसने करना है, उसकी वोकैबुलरी जो है वो उसे काफ़ी है कि वो अपनी गुफ्तगू और लिखने में और बोलने में उसको यूटिलाइज कर सकता है। तीसरी रीडिंग आप देंगे। तीसरी रीडिंग के अंदर आपने सिर्फ क्या करना है कि उसको रीड आउट पैसेज को करेंगे, पैराग्राफ को करेंगे, जहां पे आपको मेन पॉइंट लगता है वहां पे नंबर दे दें, जैसे नंबर 1, ठीक है। आपको तीसरी, चौथी, पांचवी लाइन में जाके लगता है यहां पे भी एक नई बात स्टार्ट हुई है, एक नया पॉइंट आ गया, वहां पे नंबर 2 कर दें। इस तरह आपने 8, 10, 12 पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिला के एक समरी के की सूरत में, एक प्रेस, एक तलखीस की सूरत में उसको राइट डाउन कर लें। ये काम करने के बाद उस पैराग्राफ को पढ़ें। पढ़ने के बाद अब आप उसकी एक्सरसाइज में आए, उसके क्वेश्चंस की तरफ आए और उन क्वेश्चंस का आप आंसर दें। जब आपने कोई पैराग्राफ इस अंदाज में उसको खंगाला होगा, उसको प्रोब किया होगा, उस पर वर्क किया होगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, आपकी वोकैबुलरी भी एनहांस कर जाएगी, आपकी सेंसेस, डिफरेंट सेंसेस में सेंटेंस बनाने की जो स्किल है वो भी इंप्रूव कर जाएगी, आपकी प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और फिर इसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपका जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन कोई ऐसा रह नहीं जाएगा जिसका आप आंसर ना दे सके। तीसरी हमारी स्किल जो है वो है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल भी ऐसे प्रैक्टिस से ही ताल्लुक है। इफ वी वांट टू बिकम गुड राइटर वी मस्ट कीप राइटिंग। जितना ज्यादा लिखेंगे उतनी उसके अंदर फ्लो आता जाएगा। और कहा जाता है कि राइटिंग से थॉट फ्लो करते हैं, कि राइटिंग एक ऐसी चीज है। और एक बहुत बड़े फिलासफर हैं सर फ्रांसिस बेकन, उन्होंने भी कहा था कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। उन्होंने कहा था कि जितना बंदा ज्यादा रीडिंग करता है उसका दिमाग भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है। फिर दूसरा उन्होंने कहा था कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन। कॉन्फ्रेंस मीन्स डिस्कशन। डिस्कशन जितनी करेंगे उससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, और जो आपके पास ऑलरेडी है वो आपका और ज्यादा इंप्रूव होगा, प्यूरिफाई हो जाएगा, और वो एक्टिव मेमोरी के अंदर आ जाएगा। फिर आप तीसरा काम जब करेंगे ना, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, एग्जैक्टनेस के लेवल पे जाना चाहते हैं, तो फिर जो आपके पास नॉलेज है डेली बेसिस पे उसको अपने अल्फाज में सेल्फ राइटिंग किया करें। जो बंदा सेल्फ राइटिंग करता है उसकी जो है वो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कमाल की होती है। और लिखने की हमें आदत होनी चाहिए, और ये वो चीज़ है जिससे हम बहुत ज़्यादा भागते हैं। इसी वजह से हमारी राइटिंग स्किल स्पेशली जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो राइटिंग स्किल के अंदर क्या किया जाएगा कि हमें कोई टेबल दे दिया जाएगा, कोई चार्ट दे दिया जाएगा, कोई मैप दे दिया जाएगा, कोई ऐसी हिंट वगैरह दे दी जाएगी, कोई शक्ल दे दी जाएगी। हमने सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करना है। जब उसको अंडरस्टैंड करेंगे फिर हमें वर्ड्स बताए गए होंगे कि 150 या 250 जो है वो वर्ड्स, उसकी आपने इसको देख के समझ के इस पे 100 का आपने लिखना है ऐसे, या 150 का या 250 का लिखना है। फिर उसके मुताबिक हमने अपने अल्फाज में जो हमें हिंट्स मिले उस पैराग्राफ से, उस टेबल से, उस चार्ट से, जो भी दिया गया होगा उसमें से मिले, उसको तरतीब के साथ हमें जो है वो लिखना आना चाहिए। उसको हम सिंपल इंग्लिश के अंदर, एटलीस्ट सिंपल इंग्लिश के अंदर लिखना आना चाहिए। क्योंकि जब भी हम प्रैक्टिस करें हमें चाहिए कि सबसे पहले जो कोई भी, हम चूंकि पंजाबी स्पीकर हैं और थोड़ी बहुत हम उर्दू बोलते हैं घरों के अंदर या फिर स्कूल्स के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और किताबों के अंदर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है। तो सबसे पहले ज्यादातर हमें ख्याल किस में आता है, थॉट किस में आता है, पंजाबी के अंदर आता है। उसके बाद फिर हम ट्रांसलेट उसको करते हैं उर्दू में, उर्दू से फिर इंग्लिश में हमने जाना है।
तो ये हमें जो है ना वो एक सफ़र ढेर सारा तय करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे लिए सबसे बेहतर ये है कि सबसे पहले सिंपल इंग्लिश में, सिंपल और करेक्ट इंग्लिश के अंदर हम कोई भी चीज़ है वो लिखना सीखें। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमारे ग्रामर ठीक हो, टेंसेस ठीक हो जाएं, फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके आएँ, फिर इसी तरह यूजेस है मुख्तलिफ, फिर लेक्सिकल चॉइस की तरफ आ जाएं, अल्फाज का चुनाव, उसमें स्पेशली यूज ऑफ वर्ब ले आएँ, ठीक है, उसके अंदर सोच समझ के अच्छे से अच्छा वर्ब इस्तेमाल करें, यूज ऑफ वेरियस नाउन्स करें, ये चीज़ सीखें, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आएगा। सबसे पहले हमने सब सिंपल इंग्लिश सीखनी है राइटिंग के अंदर। तो ये भी इसी तरह, ये आपको हिंट या चार्ट या टेबल या इस तरह की कोई चीज़ मैप वगैरह दे दिया जाएगा, उसके आगे फिर क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस इससे ही रेलेवेंट होंगे। सॉरी, ये यहाँ पे ये राइटिंग ही टास्क है, आपने सिर्फ वो लिख के जो है वो दिखाना है। उससे अगली और तीसरी जो स्किल है वो है स्पीकिंग स्किल। और एक बहुत उम्दा एक बात जो फेमस है वो ये है कि अ गुड लिसनर इज ऑलवेज अ गुड स्पीकर। हम मोस्टली गुड लिसनर नहीं है, हम दूसरे बंदे की बात, डिस्कशन गौर से नहीं सुनते। हमें हमारे अंदर पॉइंट्स आए हुए होते हैं, बात आई होती है, तो अगले बंदे की बात सुनी अनसुनी करके हमें ये एक तजस्सुस होता है कि जल्दी जल्दी हम अपना पॉइंट जो है ना इंक्लूड करें। इससे ना अगले बंदे को सुन सकते हैं, ना उसका पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ना उसको एनालाइज कर सकते हैं, ना ही हम अच्छी डिस्कशन उसके साथ कर सकते हैं। तो अच्छा तरीका ये है कि अच्छे लिसनर बने, एक पॉइंट। दूसरा ये है कि स्पीकिंग के लिए भी वो आपसे आपका नेम पूछ सकता है, आपके बारे में पूछ सकता है, आपके इंट्रोडक्शन में आपकी फैमिली के बारे में पूछ सकता है, सिस्टर्स के बारे में, ब्रदर्स के बारे में, हाउस के बारे में, आपकी हॉबीज के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, वो कुछ भी वो स्टार्ट ले सकता है एग्जामिनर। उसके बाद वो एक हिस्सा ये होता है कि वो आपको क्यू कार्ड देता है। उस क्यू कार्ड के अंदर हिंट्स होते हैं और उसके दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में जो है वो स्टेटमेंट और कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं जिनको आपने पूछना होता है दूसरे जो एग्जामिनर है उससे, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा उसका हिस्सा जो होता है उसके अंदर आंसर्स होते हैं। तो हमने जो ऊपर वाले क्यू कार्ड के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें क्या करना है, क्वेश्चंस बनाने हैं, फिर उन क्वेश्चंस का आंसर। तो ये जल्दी से हमने देख के अपने आप को रेडी करना होता है कि ये क्वेश्चंस मुझे पूछे जा सकते हैं, उनके मैंने आंसर देने हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो बेस्ट वे ये है कि सबसे पहले आप क्यू कार्ड में दी गई इंफॉर्मेशन को लिखें, क्वेश्चन डायलॉग की फॉर्म में लिखें, क्वेश्चन लिखें, नीचे से इंफॉर्मेशन से लेके उसका आंसर लिखें। इसी तरह सारे क्वेश्चंस लिखें, उनके आंसर्स लिखें, फिर उनको ग्रामेटिकली चेक करें या किसी को चेक करवाएं कि मेरा सेंटेंस ठीक है, मैंने क्वेश्चन ठीक किया है, मैंने क्वेश्चन ठीक पूछा है, इसका आंसर मैंने ठीक किया है, मेरी ग्रामेटिकली कोई अगर मिस्टेक है तो वो दूर की जाए। ये चेक करके फिर उसको याद करें, याद करके फिर किसी के साथ इंटरेक्शन करें डायलॉग फॉर्म के अंदर। ये प्रैक्टिस जब आप करें उसके अंदर ये जो है वह तरीक़ाकार बहुत ज़्यादा कारआमद होगा। तो मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में यही जो 4 स्किल्स हैं उनको करने का तरीक़ाकार जो है वो डिस्कस करना था। बाकी मैं अपनी गुफ्तगू इन्हीं अल्फाज पे ख़त्म करता हूँ। बाकी इंशाअल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम इससे रेलेवेंट और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं लेके हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।